आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है। और हिंदी सब्जेक्ट में भी दोस्तों कई वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं। और आज ये सर आपको हिंदी सब्जेक्ट में क्रिया पढ़ाएंगे आपको। और दोस्तों, जो ये हिंदी सब्जेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि आप ऐसे सोचते हैं कि हिंदी हम खुद पढ़ लेंगे, आप एग्जाम में नेगेटिव करके आते हैं। फिर तो इस वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, वीडियो को बारीकी से देखना है। सर बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को समझाते हैं। ये नहीं है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, सर वो कम से कम 8-9 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट है जो शिक्षक भर्ती है, जैसे रीट है, रीट के लिए भी देखो आप इस वीडियो को। और हाई कोर्ट के एग्जाम बहुत नज़दीक है। अधिकतर हम हाई कोर्ट के एग्जाम में क्या है दोस्तों कि 75 में से 40-45 क्वेश्चन स्पेशल हिंदी के हैं, मतलब हिंदी के ऊपर सिलेक्शन होगा। कहने का अर्थ ये है, तो आप हिंदी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। हिंदी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ देखना है आपको। दोस्तों, हाई कोर्ट के एग्जाम सुनने में आ रहा है कि अगले महीने सितंबर में एग्जाम की संभावना चल रही है। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब भी पूरे हो चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, 1-2 दिन बाद में ही हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने को जा रहे हैं। तो लाइव क्लास के माध्यम से आप घर बैठे सेलिब्रेट देंगे। दोस्तों, लॉकडाउन में इतनी मेहनत कर रहे हैं हम गर्मी में, तो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फायदा है। आपको ये फायदा है, जैसे हम महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते हैं उनका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में लेके आ रहे हैं दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट। सर एक क्रिया के बारे में पढ़ाएं, देखिए आप। नमस्कार मित्रों, आज हम क्रिया के बारे में कुछ बातें जानेंगे और सीखेंगे क्रिया को पहचानना वाक्य में से और सिंगल शब्द से। अतः समझना है कि क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से होती है। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पुट ऑफ होते हैं जो हमारी पुस्तकों में या जो गाइड हम बाजार से लाते हैं, उन गाइडों में ये प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। मैं आपको समझाता हूँ और हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्रिया है क्या, तो हमें जानना है। तो क्रिया एक शब्द है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। यह एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है 2013 कि क्रिया किस प्रकार का शब्द है। तो भाई दोस्तों, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अविकारी और एक होता है विकारी। तो दोस्तों, अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं, हमें ये जानना है। अविकारी शब्द वो होते हैं जो अपरिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं, अर्थात जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वो शब्द कौन से होते हैं? वो अव्यय होते हैं। हम बेसिक से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, डेप्थ तक जाएंगे। ध्यान रखें, अव्यय है, विस्मयादिबोधक शब्द है, क्रिया विशेषण है, ये सभी शब्दों को अविकारी माना गया है क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मत, ना, नहीं, ये जो शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता। परंतु विकारी शब्द क्या है? तो देखिए, काल, वचन, लिंग आदि के अनुसार जो बदल जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और ध्यान रखें भैया, क्रिया एक विकारी शब्द है। ऐसा शब्द है विकारी शब्द है। तो हमने क्या सीखा? क्रिया एक शब्द है और कौन से शब्द की श्रेणी में आता है? विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ तक समझ आया होगा कि क्रिया कैसा शब्द है। तो क्रिया विकारी शब्द है। तो पहली जानकारी हम लिख लेते हैं कि क्रिया विकारी शब्द है। कैसा शब्द है भाई? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के अनुसार क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा। विकारी शब्द और कौन से होते हैं? तो संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है और विशेषण भी विकारी शब्द है।
इन सभी चीजों को हम जानेंगे। आज विकारी शब्द की श्रेणी में जो क्रिया शब्द आता है हम उसे पढ़ेंगे। क्लियर? तो विकारी शब्द में कितने शब्द होते हैं, कितने प्रकार के आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं। ठीक है, आज हम क्रिया पढ़ेंगे। आप जानते हैं, किताबों में आपने पढ़ा है, किताबों में लिखा है क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा है वाक्य में कार्य का होना या करना बताए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वाक्य में कार्य का होना या करना बताए वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बड़े एग्जामों में छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान रखनी होती है, बारीकी भी हमें जाननी होती है। ये वाक्य में यदि हम हमारी परिभाषा में लिखते हैं तो ये भैया गलत है। क्यों? क्योंकि जो क्रिया शब्द है सर्वप्रथम तो एक शब्द है, ठीक है, और शब्दों के प्रयोग से वाक्य का निर्माण होता है। तो ये शब्द है, इनका स्वयं का भी अर्थ होता है, इनका स्वयं का भी अर्थ है। अतः शब्द अकेला भी बताएगा और वाक्य में प्रयोग होने के बाद भी कार्य का करना या होना बताएगा। अतः हमें कभी भी ये नहीं कहना है कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शब्द ऐसा नहीं, ये गलत। अतः हमें क्या जानना, क्या सीखे कि वे शब्द जो केवल कार्य का होना या करना बताएं वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब क्रिया की उत्पत्ति के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि हमारी भाषा है हिंदी, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत से, इसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। परंतु जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि सोर्स से, अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन सामान्यतः हम हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। और जब इस धातु में हम ना जोड़ देते हैं, धातु प्लस ना जब जोड़ते हैं तब किसका निर्माण होता है भाई? क्रिया। क्रिया का निर्माण कब होता है? जब हम संस्कृत की धातु में ना जोड़ते हैं। जैसे लिख में हमने ना जोड़ा तो क्या बना? लिखना। उसी प्रकार से चल में हमने ना जोड़ा तो क्या बना? चलना। तो क्या सीखे कि संस्कृत की जो धातुएं होती है उन धातुओं में जब हम ना प्रत्यय का योग करते हैं तब हमारे किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। अन्य जानकारियां हम लिखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। तो वह शब्द जो कार्य की स्थिति, अवस्था या गति को प्रदर्शित करता है, वह शब्द क्या है? क्रिया है। तो क्रिया शब्द क्या बताता है हमें? कार्य की स्थिति मतलब कार्य रुका हुआ है, जारी है, होगा, हो चुका है, अवस्था भी हुई है, स्थिति कह लो या अवस्था कह लो, या उसकी गति की कार्य जारी है या रुक गया। ठीक है, तो क्रिया का संबंध किससे है? कार्य से। ठीक है, तो कार्य की गति, स्थिति, अवस्था, इन सभी का द्योतक या प्रतीक कौन है? क्रिया। ये प्रश्न आएगा, सीधा पूछा जाएगा, क्रिया प्रदर्शित करती है तो क्या प्रदर्शित करती है? कार्य की स्थिति। ऑप्शन बी कार्य की अवस्था, ऑप्शन सी कार्य की गति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने रट क्या रखा है कि कार्य को करना या होना पाया जाए, तो ऐसा वो एग्जाम में हमें नहीं देता है। अभी हम आगे जब इसके भेद की चर्चा करेंगे तो हम पुस्तकों में जो पढ़ते हैं अक्सर वो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आते हैं, हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो देखिएगा आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उनका हम समाधान जरूर करेंगे।
या आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान हम बताएंगे, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या जो पढ़ाया जा रहा है या आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों, अपने मिलने वालों सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे हम इसके भेदों को जानते हैं। यहां से प्रश्न बहुत बार आता है। प्रश्न आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने प्रकार के भेद हैं? हमने पुस्तकों में दो ही बातें पढ़ी हैं, सकर्मक और अकर्मक, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिया को हम दो प्रकार से विभाजित करेंगे, कर्म के आधार पर और संरचना अर्थात निर्माण या प्रयोग के आधार पर। ठीक है मित्रों, क्रिया कितने प्रकार से विभाजित की जाती है? तो दो आधार पर विभाजित की जाती है, कर्म के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर। अब ये होती कौन कौन सी हैं? तो हमने इसमें पढ़ा है, इसके भी दो भेद हैं, एक है अकर्मक और एक है सकर्मक, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें कुल 8 प्रकार की होती हैं। तो देखिए, पहली है नाम धातु, नाम धातु क्रिया, उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, इनके अलावा रंजक क्रिया के अलावा सहायक क्रिया होती है, ठीक है। तो यहां तक हम समझे कि क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है, एक कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। संरचना के आधार पर इसके अन्य भेद हैं, जैसे नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया, जो हम पढ़ते आए हैं, और जो आपकी गलतियां हैं उनको आप सुधारें कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया, हम आज कर्म के आधार पर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और हमने बताया ये दो प्रकार की होती हैं, पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हमने जब पहले ही ऊपर पढ़ दिया कि ये किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। तो इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में कौन प्रधान होगा? कर्म प्रधान होगा। और आपने कारक में पढ़ा होगा कि कर्ता के बाद कर्म आता है, इसका कारकीय चिन्ह क्या है भाई? को। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ठीक है मित्रों, अब हम कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, परंतु कहीं पर को का प्रयोग नहीं होता, हम वो भी जानेंगे कि जहां नहीं होता कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कर्म है या नहीं है। परंतु सबसे पहले हम ये दोनों प्रकार की क्रियाओं के बारे में जानते हैं।
तो इनके नाम से ही स्पष्ट है। और हम इनको एक बार देखते हैं कि ए धन कर्म और इधर से धन कर्म। ठीक है मित्रों, अकर्मक का मतलब होता है ए का अर्थ हम नहीं के योग में करते हैं, जिसमें क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, वो क्रिया क्या कहलाई, अकर्मक क्रिया। जिसके से यानी साथ में क्या हो, कर्म हो, वो क्या कहलाई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम याद रखेंगे आसानी से, रटना नहीं है, रटेंगे तो हमारे उत्तर गलत होंगे या फिर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। ध्यान रखें, अकर्मक का मतलब जिसके साथ कर्म नहीं हो, अर्थात अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, कर्म पर नहीं पड़ता। सकर्मक का मतलब जिसके साथ क्या हो, कर्म हो, अर्थात यह क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी, कर्म पर प्रभाव डालेगी। दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है, अकर्मक के लिए कर्म चाहिए, सकर्मक के लिए कर्म नहीं चाहिए। ठीक है, अब सकर्मक जो क्रिया होती है ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है मित्रों, आज हम जानेंगे अकर्मक के बारे में। देखिए मित्रों, अकर्मक क्रिया, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि क्रिया क्या है। क्रिया एक विकारी शब्द है और वह शब्द जो कार्य की स्थिति, अवस्था, गति आदि को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया की उत्पत्ति संस्कृत जो भाषा है उनकी धातुओं से होती है। जब हम धातुओं में नाक प्रत्यय का योग करते हैं तो हमारी क्रिया बनती है हिंदी के अंदर। अतः फिर हमने क्रिया को दो भागों में विभाजित किया, एक कर्म के आधार पर और एक हमारी संरचना या प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और उसी प्रकार से हमने जाना कि रचना और प्रयोग के आधार पर क्रियाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, रंजक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, संयोजी क्रिया है। ये सभी क्रियाएं किसके आधार पर हैं, ये सभी क्रियाएं संरचना व प्रयोग के आधार पर हैं। फिर हमने पढ़ा अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। ए यानी नहीं और कर्म यानी कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक कहलाई, और ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जरूरी हो, कर्म साथ हो, वो क्रिया क्या कहलाई, सकर्मक कहलाई। अब अकर्मक क्रिया में देखिए मतलब क्या है, ए धन कर्म, ए का मतलब नहीं, अर्थात अकर्मक क्रिया में क्या नहीं है, कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसमें कर्म अनिवार्य नहीं है। ठीक है मित्रों, अर्थात अकर्मक क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब कर्म की आवश्यकता नहीं है तो कर्म पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इसमें कर्म पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो किस पे पड़ता है भाई, फिर तो ध्यान रखें, इस क्रिया का प्रभाव, इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है भाई, कर्ता पर पड़ता है। तो तीन बातें हमने जानी कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म अनिवार्य नहीं है, कर्म की आवश्यकता हमें नहीं है। द्वितीय है कि जब अकर्मक क्रिया का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो
वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता है उस पर अकर्मक क्रिया का प्रभाव पड़ता है, न कि कर्म पर। क्यों? क्योंकि कर्म अनिवार्य नहीं है, तभी तो हमने इसको अकर्मक कहा। और अकर्मक क्रिया हमें ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस पर रोना क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कर्म, बी संप्रदान, सी कर्ता, डी इनमें से कोई नहीं। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि रोना अकर्मक क्रिया है, और हमें पता है कर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो हम वहां उत्तर क्या करेंगे, कर्ता। ठीक है मित्रों, आगे जानते हैं अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है। तो देखिए, रोना, हंसना, उड़ना, तैरना, दौड़ना, चलना, सोना आदि। तो मित्रों, रोना, हंसना, उड़ना, तैरना, दौड़ना, चलना, मचलना, कूदना, उछलना, उठना, सोना, ये सभी क्रियाएं क्या है, अकर्मक। आप ध्यान रखें, वाक्य में जैसे ही हमें पता लगे कि वाक्य में हम ध्यान रखेंगे कि क्रिया का प्रयोग शब्द अंत में होता है, जो अंतिम शब्द होगा वो सहायक क्रिया कहलाएगी, जो काल को प्रदर्शित करेगी। परंतु जब उससे पहले जो शब्द होंगे जिन्हें हम धातु या क्रिया कह सकते हैं, उनमें जब हम पढ़ेंगे कि रोना, हंसना, मचलना, चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, सोना, ये आदि जो शब्द हमें मिलते हैं, तो मित्रों वहां पर सदा कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। क्लियर? फिर मैं आपको एक बार बता दूं, रोना, उठना, चलना, मचलना, बैठना, दौड़ना, सोना, हंसना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, और लिख लीजिएगा इसमें कि मचलना, कूदना, उछलना, सोना, उठना, ये सभी क्रियाएं क्या है, अकर्मक। तो एक बार फिर से हम याद करेंगे, मचलना, कूदना, उछलना, रोना, उठना, रोना, सोना, हंसना, उड़ना, तैरना, दौड़ना, चलना, ये सभी क्रियाएं क्या है, अकर्मक है। याद कर लेंगे कि मचलना, कूदना, उछलना, दौड़ना, ये आदि सभी क्रियाएं क्या होंगी, अकर्मक होंगी। अब एक बार हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मोहन बाजार जाता है। इसी प्रकार सीता सो गई, गणेश पानी में तैरता, बच्चा रोने लगा। तो मित्रों ध्यान रखें, मैंने बताया जो अंतिम जो शब्द होंगे वाक्य में वो क्रिया होंगे। हमने यहाँ देखा, ये मैं पहले बता चुका हूं, इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये जो सहायक क्रिया है ये काल को प्रदर्शित करती है, अर्थात हमारे जो टेंस है उन्हें प्रदर्शित करती है, समय को बताती है तो वर्तमान काल है। ठीक है, इससे पहले जो शब्द आया है वो शब्द हमारी क्रिया है, और ये क्या आया है, जाना। जाना से ही तो बनाया जाता, तो मूल धातु क्या है इसमें, जाना। जाना से क्या बना, जाना से जाता बना। और हमने भी पढ़ा
कि जाना, आना, उठना, बैठना, तैरना, मचलना, कूदना, ये सभी जो शब्द हैं ये अकर्मक क्रिया हैं। अतः आपको ये शब्द याद करने होंगे, इन्हें समझना होगा। और जैसे हमने पढ़ा कि इसमें जाता शब्द आया है जो जाना क्रिया से बना है, तो हमें तुरंत इसमें कौन सी क्रिया करनी है? अकर्मक क्रिया करनी है। ठीक है। उसी प्रकार से सो गई, तो सोना क्रिया क्या है? अकर्मक है। उसी प्रकार तैरना क्रिया क्या है? अकर्मक है। रोना क्रिया क्या है? अकर्मक है। जब हम इन शब्दों को याद कर लेंगे तो एग्जाम में हमें समय नहीं लगेगा, हम बहुत शीघ्रता से जवाब देंगे और वो हमारा जवाब क्या होगा? सही होगा। तो हमें फिर एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, हमें याद करना होगा कि मचलना, उठना, दौड़ना, सोना, जाना, आना, बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं क्या है? अकर्मक है। जब भी वाक्य में आपको इनसे मिलता हुआ कोई शब्द मिले या इनसे निर्मित कोई शब्द मिले तो सदा कौन सा करेंगे? हम अकर्मक क्रिया करेंगे। अब आगे हम देखेंगे सकर्मक क्रिया, उसके बाद हम इन दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे जो अच्छी तरह हमें समझ आएगा और हम उनके अंतर को भी समझेंगे कि इनमें फिर मूलतः अंतर क्या है। तो देखिए मित्रों, अब हम आगे पढ़ेंगे और वो है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में आपको पहले बता दिया। स धन कर्म, ऐसी क्रिया जिसके साथ में क्या हो? कर्म हो, अतः इसे किसकी आवश्यकता होगी? कर्म की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना है क्या? ऐसी क्रिया जिसके साथ में क्या हो? कर्म हो, कर्म अनिवार्य हो, वाक्य में कर्म उपस्थित हो, वह क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो पहला पॉइंट हम याद करेंगे इसमें, इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म की आवश्यकता होती है। अर्थात इस क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता होगी तो सकर्मक क्रिया के वाक्य में प्रधान कौन होगा? कर्म। तो अगर प्रधान कर्म है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। तो ध्यान रखें, इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। दोनों चीजें हमें याद करनी है। सकर्मक क्रिया को सदैव कर्म की आवश्यकता होगी और सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। ठीक है मित्रों, यहां तक ठीक है, समझ आया होगा। और यदि आपको समझ आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें। तो देखिए मित्रों, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता हो वो क्या है? सकर्मक। जिसे नहीं हो वो अकर्मक। अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर? कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है मित्रों, अब जो मैंने वो क्रियाएं आपको बताई थी, उठना, मचलना, दौड़ना, चलना, उनके अलावा जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो अकर्मक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। सकर्मक क्रियाएं अकर्मक भी होती हैं और अकर्मक क्रियाएं सकर्मक भी हो सकती हैं, परंतु जो मूलतः हमेशा अकर्मक ही रहती हैं वो मैंने आपको बताई है। अब हम आगे जानेंगे, उदाहरण से समझेंगे कि पिताजी ने राहुल को पुस्तक दी, उसी प्रकार से अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है मित्रों, अब हमें पता है कि यदि हमारे वाक्य में को लगा हुआ शब्द कोई मिलता है तो निश्चित है वो कर्म है, क्योंकि कर्म का जो कारकीय चिन्ह है या जो जिसे हम परसर कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं, वो को है। और हमने यहाँ देखा है कि इस वाक्य में राहुल के साथ को आया है, यहाँ छात्रों के साथ को आया है, अतः इस वाक्य में क्या उपस्थित है?
कर्म उपस्थित है, और कर्म उपस्थित है तो जो ये क्रिया है वो कौन सी होगी? सकर्मक होगी। कौन सी होगी मित्रों? सकर्मक होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पढ़ाना क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में क्या उपस्थित है? कर्म उपस्थित है। अब कई बार हमें ये पता नहीं होता कि इसमें कर्म है या नहीं है, अब उसका पता कैसे लगाया जाए? अब हम जब इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ आएगा। और देखिएगा मित्रों आगे, एक थी हमारी अकर्मक क्रिया और एक है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है मित्रों, इस क्रिया के अंदर हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें प्रभाव, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जबकि इस क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ये दो बातें हमें याद रखनी है कि अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब देखिए हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो मित्रों एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है कि क्रिया से दो प्रश्न करने हैं। क्रिया से क्या करने हैं? दो प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न होगा क्या और एक प्रश्न होगा किसको? ये दो प्रश्न हमें करने हैं। ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हमें पता लगाना है कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो पहला काम क्या होगा? ये पहला होगा कि हमें क्रिया से दो प्रश्न करने हैं। एक तो क्या, दूसरा किसको? दो प्रश्न करने होंगे। कौन कौन से? क्या और किसको? और उसके बाद क्या होगा? तो देखिए मित्रों, द्वितीय यानी कि सेकेंड स्टेज या द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे? यदि प्रश्नों का उत्तर मिले, यदि प्रश्नों का उत्तर मिले, यदि हमें प्रश्नों का उत्तर मिले तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। और यदि प्रश्नों का उत्तर न मिले तो, यदि प्रश्नों का उत्तर न मिले तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। दो बातें सीखे। सर्वप्रथम क्रिया से दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। यदि हमें उनका उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है मित्रों, अब कैसे? तो अब हम इनको समझेंगे। फिर एक बात बता दो आपको कि हमें क्रिया से क्या करने हैं? दो प्रश्न करने हैं। कौन कौन से? एक तो क्या और एक किसको। यदि इनका दोनों का यदि हमें उत्तर मिले, अर्थात उत्तर मिल जाए, यदि हमें हमारा जवाब मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, और यदि हमें हमारा जवाब नहीं मिले तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। अभी हम सकर्मक के भेद नहीं पढ़ रहे, केवल अभी हम अकर्मक और सकर्मक को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों कैसे है, तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखता हूं। छात्रों ने क्रिकेट खेला, उसी प्रकार गाय ने चारा खाया, सीता ने चाय बनाई, भैया दौड़ने लगा,
चिड़िया आकाश में उड़ती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, मछली तालाब में तैर रही है, मैंने भिखारी को कंबल दिया, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। उन उदाहरणों के द्वारा हम इस जो हमने मेथड सीखा है या मैंने जो ट्रिक आपको बताई है उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे कि हमारा उत्तर कैसे मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 उदाहरण मैंने लिखे हैं, इन 3 उदाहरणों को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये ही वो उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां आपका उत्तर हमेशा या अधिकतर गलत होता है। यदि उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझेंगे तो हमारा आगामी जितने भी हम एग्जाम देंगे उनमें वो गलत नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अब हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या गलतियां हम करते हैं और क्या हमें सीखना है। ठीक है मित्रों, पहली बात, क्रिया से 2 प्रश्न करने हैं, क्या और किसको, क्या और किसको। और यदि हमको उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, और नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक। तो हमें पहले मैंने बताया क्रिया कहाँ मिलेगी, वाक्य के अंत में। तो देखो मित्रों, सभी वाक्य को अंत में हम देखने लगेंगे। ठीक है मित्रों, अब क्रिया से प्रश्न कीजिए, क्या खेला। क्या खेला, उत्तर मिला क्या खेला, क्रिकेट खेला। क्या खेला भाई, क्रिकेट खेला। तो हमारा जब हमें उत्तर मिलता है तो क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक होती है। अतः इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। कौन सी क्रिया होगी मित्रों, सकर्मक होगी। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिला है। आगे देखिए, गाय ने क्या खाया। अरे क्या खाया भाई, चारा खाया। और यदि हमें हमारा उत्तर मिला है तो हमारा क्या होगी, क्रिया सकर्मक होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। मित्रों मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर यदि हमको मिल जाए तो क्रिया सदैव कौन सी होगी, सकर्मक होगी। अनिवार्य नहीं है कि दोनों का उत्तर मिले, दोनों में से किसी एक का अथवा दोनों का मिल जाए, क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। ठीक है, उसी प्रकार क्या बनाई भाई, चाय बनाई। तो ये भी क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। उसी प्रकार से हमें पता है दौड़ना क्रिया है, तो क्या दौड़ने लगा। अरे क्या दौड़ने लगा, कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। क्या दौड़ने लगा, कोई उत्तर नहीं है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो क्रिया कौन सी होगी मित्रों, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी, अकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार इन तीनों उदाहरणों को आप छोड़िए, अभी हम इनके बारे में थोड़ी डेप्थ में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, भिखारी को क्या दिया, अरे क्या दिया भाई, कंबल दिया। दूसरा भी प्रश्न कीजिए, किसको दिया, भिखारी को दिया। यदि हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर मिला है तो क्रिया कौन सी होगी मित्रों, सकर्मक होगी। कौन सी, सकर्मक होगी। उसी प्रकार से क्या लाए, सब्जी लाए, उत्तर मिला तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझे होंगे, ट्रिक को जरूर समझे होंगे कि हमें क्रिया से 2 प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। यदि हमें उत्तर मिले तो सदैव क्रिया सकर्मक होगी, उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। आगे देखिए, अब हम इन 3 उदाहरणों की चर्चा करते हैं। अब हम इन 3 उदाहरणों की चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। कक्षा 10th में सिलेबस में ये दिया हुआ है। अतः आपके आस पड़ोस या रिश्तेदार या मित्रों में कोई भी हो जो कक्षा 10th और 12th में
पढ़ता हो उसे ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और उनकी भी जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान है, अतः उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनके सिलेबस का टॉपिक है। तो देखिए मित्रों, अब इन 3 उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। प्रश्न वही करना है भाई, क्या उड़ती है? अरे क्या उड़ती है? तो हमारा उत्तर आएगा चिड़िया उड़ती है। उसी प्रकार से क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। क्या तैर रही है? मछली तैर रही है। यहाँ पर यदि आप क्या का उत्तर ये देते हो तो हमारा प्रश्न गलत होगा, क्योंकि इन तीनों में ही क्रिया आकर्मक है। इन तीनों में क्रिया कौन सी है? आकर्मक। अभी आप कहोगे कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि उत्तर मिले तो सकर्मक, नहीं मिले तो अकर्मक, और अब आप कह रहे हो कि उत्तर मिल गया उसके बाद भी आप इसको अकर्मक बता रहे हो। तो देखिए यहाँ पर उड़ती कौन है? दूसरा प्रश्न करके देखो एक बार, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि उड़ती कौन है, तो भी उत्तर चिड़िया आया। गिरता कौन है? पत्ता। तैर कौन रही है? मछली, तो भी हमारा उत्तर वही आ रहा है, और क्या का भी उत्तर वही आ रहा है। अतः एक उत्तर 2 प्रश्नों का नहीं हो सकता एक बात में। अब गिरने का काम कौन कर रहा है ये देखिए भाई, कार्य को करने वाला कौन है? कार्य को करने वाला किसे कहते हैं हम? कर्ता को। किसको कहते हैं भाई? कर्ता को। कर्ता कौन? जो कार्य को करे। क्रिया कौन? जो कार्य की स्थिति बताए। परंतु यहाँ कार्य करने वाला क्या कहलाया? कर्ता कहलाया। इसमें देखिए उड़ कौन रहा है? चिड़िया उड़ रही है, अर्थात उड़ने का कार्य किसने किया है? चिड़िया ने किया है। तो ये चिड़िया क्या है? ये कर्ता है, कर्म नहीं है। ये कर्म नहीं है, ये कर्ता है। उसी प्रकार पेड़ से पत्ता गिरता है, गिर कौन रहा है? पत्ता। गिरने का कार्य किसने किया? पत्ते ने किया। अतः यहाँ पर पत्ता कर्ता है, कर्म नहीं है, और हमें चाहिए क्या? कर्म। उसी प्रकार तैर कौन रहा है? मछली तैर रही है, अर्थात ये सब क्या है? कर्ता है। क्या है भाई? कर्ता है। इसमें कहीं भी हमें कर्म नहीं मिला, अतः ये क्या होंगी? आकर्मक क्रियाएं होंगी। मित्रों, अभी सकर्मक क्रिया के 2 भेद और बचे हैं, वो है एक कर्मक और द्विकर्मक। वो हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या हमने जो पढ़ाया वो आपके समझ आया हो तो आप एक बार इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।